नमस्कार। आज हम बात करेंगे जेम्स एलन की एक बहुत ही जानी मानी किताब एज अ मैन थिंकeth के बारे में। हाँ, बिल्कुल। और इसका जो एक नया आसान रूप भी है, एज वी थिंक सो वी आर। मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। सही। तो हमारा इरादा यही है कि इस किताब की जो गहरी बातें हैं ना, उन्हें एकदम सरल हिंदी में समझें। हाँ, ताकि हर कोई इसे आसानी से जान सके। और ये जो जानकारी है, ये रूथ एल मिलर के संपादित संस्करण पर आधारित है। उन्होंने एलन की भाषा को थोड़ा सा आज के हिसाब से ढाला है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते फिर इस सोच की दुनिया की खोज। बिल्कुल। जेम्स एलन की ये किताब आप कह सकती हैं कि सेल्फ हेल्प और मोटिवेशन की दुनिया में एक तरह से बुनियाद का पत्थर है। सारी बात घूम फिर कर एक ही जगह आती है कि हमारे विचारों में कितनी ताकत है और हमारी जिंदगी पर उनका कैसा असर पड़ता है। हाँ, तो पहले जरा जेम्स एलन के बारे में ही जान लेते हैं। वो कौन थे, कहाँ से आए थे? हाँ, जरूर। उनका जन्म 1864 में हुआ था, इंग्लैंड के लीसेस्टर शहर में। एक साधारण मजदूर परिवार था उनका। पिता फैक्ट्री में काम करते थे। अच्छा। लेकिन जब एलन छोटे ही थे, शायद कोई 15 साल के रहे होंगे, उनके परिवार पर एक बड़ी मुश्किल आ पड़ी। क्या हुआ था? उस वक्त इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग में मंदी आ गई थी। तो उनके पिता काम की तलाश में अमेरिका चले गए। सोचा था कि बाद में परिवार को भी बुला लेंगे, पर अफसोस ऐसा हो न सका। अमेरिका पहुंचने के कुछ ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। माना जाता है कि शायद लूटपाट हुई थी और उसी में। ओह, ये तो बहुत दुखद था। तो फिर 15 साल के जेम्स पर ही सारी जिम्मेदारी आ गई होगी। हाँ, बिल्कुल। उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा, फैक्ट्री में काम करना शुरू किया ताकि अपनी माँ और छोटे भाइयों का पेट पाल सके। मजदूरी का काम। शुरुआत वहीं से हुई, लेकिन उनमें ना लिखने और चीजों को समझने की एक खास काबिलियत थी। अच्छा। ये बात फैक्ट्री के मालिक ने नोटिस की और उन्हें अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। तो ये उनके लिए एक तरह से पूरी नई दुनिया थी। मतलब मेहनत मजदूरी की जगह अब विचारों की दुनिया में आ गए थे वो। और इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने पढ़ना लिखना जारी रखा, है ना? हाँ, ये वाकई कमाल की बात है। सोचिए, हफ्ते में 6 दिन, रोज 10 घंटे काम, उसके बाद भी वो पढ़ने और सीखने के लिए वक्त निकालते थे। किसको पढ़ते थे वो ज्यादातर? शेक्सपियर को पढ़ा उन्होंने, लेकिन जो सबसे गहरा असर हुआ वो था रैल्फ वॉल्डो इमर्सन का, खासकर उनकी किताब सेल्फ रिलायंस। इमर्सन से उन्हें ये यकीन हुआ कि हर इंसान के अंदर वो क्षमता है कि वो खुद को बेहतर बना सकता है, अपनी योग्यता और गरिमा विकसित कर सकता है। और इमर्सन के जरिए वो पूरब के दर्शन की तरफ भी आए। सही कहा। सर एडविन अर्नोल्ड की एक कविता है द लाइट ऑफ एशिया, जो बुद्ध के जीवन पर आधारित है। उसे पढ़कर तो जैसे उनकी पूरी सोच ही बदल गई। अच्छा। फिर उन्होंने भगवत गीता पढ़ी, ताओ ते चिंग, कन्फ्यूशियस, इन सबको पढ़ा। फिर वो लंदन चले गए। वहां उनकी मुलाकात लिली लुइसा ओरैम से हुई, जिनसे उन्होंने 1895 में शादी की। और वहीं से उनका लिखने का सफर भी शुरू हुआ। हाँ, उन्होंने एक मैगजीन के लिए काम करना शुरू किया, जिससे उनके लिखने की स्किल और बेहतर हुई। फिर 1901 में आई उनकी पहली किताब फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर, जो काफी सफल रही थी, सुना है। हाँ, काफी। और उसके ठीक अगले साल 1902 में आई उनकी सबसे मशहूर किताब एज अ मैन थिंकeth। कहते हैं कि उनकी पत्नी लिली ने ही उन्हें इसे छपवाने के लिए मनाया था। वाह। इस किताब की कामयाबी के बाद वो लोग समुंदर किनारे एक शांत जगह है इल्फ्राकुंभ, वहां जाकर बस गए। अच्छा। उनका घर था ब्रिंगोलू, जिसका मतलब होता है रोशनी का पहाड़। वहीं वो अपना ज्यादातर वक्त लिखने में, सुबह ध्यान करने में और दोपहर में बागवानी करने में बिताते थे। बिल्कुल सादा जीवन। हाँ, एकदम। जैसे टॉल्स्टॉय या बाद में गांधी जी ने सिखाया। दुनिया भर से लोग उनसे मिलने आते थे। उन्होंने 19 किताबें लिखी, लेकिन दुख की बात है कि सिर्फ 47 साल की उम्र में 1912 में उनका देहांत हो गया। बहुत जल्दी चले गए। हाँ, पर उनकी पत्नी लिली ने उनके काम को आगे बढ़ाया। लिली ने उनके बारे में एक बहुत अच्छी बात लिखी थी, मुझे याद आ रही है। क्या? उन्होंने लिखा था, उन्होंने कभी सिर्फ सिद्धांत नहीं लिखे, बल्कि वो तब लिखते थे जब उनके पास कोई संदेश होता था, और वो संदेश तभी बनता था जब वो उसे अपनी जिंदगी में जी लेते थे और जान जाते थे कि ये अच्छा है। इस तरह उन्होंने वो सच लिखे जिन्हें उन्होंने खुद आजमा कर देखा था। वाह, मतलब वो जो लिखते थे उसे पहले खुद जीते थे।
सिर्फ बातें नहीं थी, एकदम। प्रैक्टिकल अनुभव पर आधारित थी उनकी सारी सीख। तो ये थी जेम्स एलन की कहानी। मतलब गरीबी से उठकर खुद को शिक्षित करके उन्होंने विचारों की ताकत को न सिर्फ समझा बल्कि उसे दुनिया के साथ बांटा भी। चलिए अब उनकी इसी सोच, उनके दर्शन को और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल, जैसा कि किताब का नाम ही कहता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम हैं। ये उनकी पूरी फिलॉसफी का, आप कह सकती हैं, निचोड़ है। एलन का एक कोट है, हम खुद अपने विचारों से बने हैं, जिन्हें हम चुनते हैं और जिन्हें हम बढ़ावा देते हैं। हमारा मन ही हमारे चरित्र का अंदरूनी लिबास और हमारे हालात का बाहरी लिबास बुनता है। ये सुनने में तो सिंपल लगता है, पर है बहुत गहरा। हाँ बिल्कुल, इसे ऐसे समझे कि हमारे विचार जो है ना, वो बीज की तरह है। बीज? हाँ, बीज। जैसे बीज से पौधा उगता है, ठीक वैसे ही हमारे विचारों से हमारे काम पैदा होते हैं। कोई भी काम, चाहे वो अचानक से किया गया लगे या बहुत सोच समझकर, बिना विचार के हो ही नहीं सकता। अच्छा। तो कर्म जो है वो विचार का फूल है और सुख दुख वो उसके फल हैं। मतलब जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, ये कर्म का सिद्धांत है बेसिकली। तो इसका मतलब ये हुआ कि असली कंट्रोल हमारे अपने हाथ में है। हम अपने विचारों के मालिक हैं। अपना चरित्र, अपने हालात, अपनी किस्मत सब खुद बना सकते हैं। बिल्कुल, सारी की सारी ताकत हमारे अंदर ही है। क्योंकि हम अपनी सोच के मालिक हैं, हम हर मुश्किल का हल ढूंढ सकते हैं। वो ताकत जिससे हम खुद को बदल सकें, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें, वो हमारे अंदर ही है। एलन ने मन की तुलना एक बगीचे से की है। बगीचे से? ये कैसे, जरा समझाइए। हाँ, वो कहते हैं कि मन एक बगीचे जैसा है। अब आपकी मर्जी है, आप उसे बड़े ध्यान से संवार सकते हैं, उसमें अच्छे पौधे लगा सकते हैं, या फिर उसे यूं ही छोड़ सकते हैं जंगली उगने के लिए। लेकिन चाहे आप उसे संवारें या ना संवारें, उसमें कुछ ना कुछ उगेगा जरूर, वो खाली नहीं रहेगा। अच्छा। तो अगर आप उसमें काम के बीज यानी अच्छे उपयोगी विचार नहीं बोएंगे तो क्या होगा? बेकार की घास फूस यानी बुरे नुकसानदायक विचार वो अपने आप उगाएंगे और फल भी फिर वैसे ही कड़वे मिलेंगे। तो मतलब हमें अपने मन के बगीचे का माली बनना होगा, जो खराब विचारों की घास फूस है उसे हटाना होगा और अच्छे विचारों के फूल खिलाने होंगे। एकदम सही कहा। हमें अपने मन की देखभाल करनी होगी रोज। जो नुकसान पहुंचाने वाले बेकार गंदे विचार हैं, उन्हें पहचानकर जड़ से उखाड़ फेंकना होगा और उनकी जगह अच्छे काम के साफ विचारों के फूल और फल उगाने होंगे। जब हम ये करना सीख जाते हैं ना, तो हम अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं, उसके डायरेक्टर बन जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि हमारे जो बाहर के हालात होते हैं, हमारी परिस्थितियां, वो हमारे अंदर की सोच का आईना होती हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, एलन का यही मानना था। अब इसका मतलब ये नहीं कि आज आपके जो भी हालात हैं वो आपके पूरे के पूरे चरित्र को दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर बल्कि इसका मतलब ये है कि जो आपकी आज की परिस्थितियां हैं वो आपकी हाल फिलहाल की सोच के किसी न किसी जरूरी हिस्से से जुड़ी हुई हैं, और हो सकता है कि ये हालात इसीलिए बने हैं ताकि आप उनसे कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें और आगे बढ़ सकें। हम हमेशा वहीं होते हैं जहां हमें होना चाहिए, ताकि हम वो सबक सीख सकें जो हमारे विकास के लिए जरूरी है। लेकिन ये बात मानना कई बार थोड़ा मुश्किल लगता है ना? मतलब क्या इसका ये मतलब है कि जो लोग बहुत ही बुरी, दुखद परिस्थितियों में हैं, वो उसके लिए खुद ही जिम्मेदार हैं? देखिए, ये एक बहुत नाजुक सवाल है और एलन ये नहीं कह रहे हैं कि लोग जानबूझकर अपने लिए दुख चुनते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम हालात से परेशान तभी तक होते हैं जब तक हम ये मानते हैं कि हम बाहरी चीजों के, बाहरी परिस्थितियों के गुलाम हैं। लेकिन जिस पल हम ये समझ जाते हैं कि नहीं, हम खुद उस छिपी हुई मिट्टी और बीज यानी हमारी सोच के कंट्रोलर हैं जिनसे ये हालात पैदा हुए हैं, उसी पल हम अपने मालिक बन जाते हैं। जो लोग थोड़े समय के लिए भी अपने विचारों और कामों को ध्यान से संभालते हैं ना, वो खुद देखते हैं कि उनके हालात धीरे धीरे उनकी सोच के हिसाब से बदलने लगते हैं। एलन ये भी कहते हैं कि लोग वो नहीं पाते जो वो सिर्फ चाहते हैं, बल्कि वो पाते हैं जो वो असल में हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, इसका मतलब है कि सिर्फ इच्छा करने से या सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता। वो इच्छाएं और प्रार्थनाएं तभी पूरी होती हैं जब वो हमारे गहरे विचारों और हमारे रोजमर्रा के कामों से मेल खाती हों। अच्छा। असल में हम उन्हीं चीजों को अपनी तरफ खींचते हैं जो हमारे अंदर गहरे में बैठी हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, चाहे वो हमारे गहरे प्यार हो या हमारे गहरे डर।
परिस्थितियां हमें बनाती नहीं हैं, वो तो बस हमें हमारे सामने शीशे की तरह दिखा देती हैं कि हम अंदर से असल में क्या है। तो फिर दुख का क्या काम है हमारी जिंदगी में, अगर सब कुछ विचारों से ही है तो? एलन के मुताबिक दुख हमेशा गलत दिशा में गई सोच का नतीजा होता है, हमेशा। हमेशा? हाँ, ये एक तरह का सिग्नल है, एक इशारा है कि हम खुद से और जो कुदरत का नियम है उससे तालमेल में नहीं है। और दुख का एक ही मकसद है, हमारी सोच और हमारी यादों से जो बेकार और जहरीली चीजें हैं उन्हें जलाकर साफ कर देना। जैसे सोने को तपाया जाता है जब तक उसकी गंदगी चलना चाहे। हाँ बिल्कुल, वैसा ही समझ लीजिए। जो लोग पूरी तरह से साफ और ज्ञानी हो जाते हैं उनके लिए दुख खत्म हो जाता है, वो उस अवस्था से ऊपर उठ जाते हैं। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं शायद इसके समझाने के लिए। हाँ बिल्कुल, जैसे वो एक गरीब आदमी का उदाहरण देते हैं जो काम से जी चुराता है और सोचता है कि उसे तनख्वाह कम मिलती है इसलिए मालिक को धोखा देना ठीक है। वो असल में सच्ची तरक्की के जो सिद्धांत हैं उन्हें समझ ही नहीं रहा। या फिर वो अमीर आदमी का उदाहरण देते हैं जो पेटूपन की वजह से बीमार रहता है लेकिन अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं करना चाहता, अपनी इच्छाओं को त्यागना नहीं चाहता। या वो कंपनी का मालिक जो ज्यादा मुनाफे के चक्कर में अपने कर्मचारियों का वेतन काटता है या उनके हित लाभ कम करता है। तो ये सब लोग जाने अनजाने में अपने हालात खुद बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो अपनी परिस्थितियों के निर्माता खुद हैं, भले उन्हें इसका एहसास ना हो। तो ज्यादातर लोग अपने हालात तो बेहतर करना चाहते हैं पर शायद खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार नहीं होते। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, इसीलिए वो उन्हीं हालात में फंसे रहते हैं। लेकिन जो लोग अपने छोटे स्व पर, अपने अहंकार पर, अपनी बुरी आदतों पर काबू पाने से नहीं हिचकते, वो जो भी दिल से चाहते हैं उसे हासिल करने में कभी नाकामयाब नहीं हो सकते। ये दुनियावी चीजों के लिए भी सच है और आध्यात्मिक चीजों के लिए भी। हाँ, दोनों के लिए। एलन का मानना था कि इस ब्रह्मांड में अव्यवस्था नहीं व्यवस्था चलती है, अन्याय नहीं न्याय चलता है। ये मूल सिद्धांत है। जब हम खुद को ठीक करते हैं, अपने विचारों को सही करते हैं, तो हमें लगता है कि अरे ब्रह्मांड तो बिल्कुल सही है। जैसे ही हम चीजों और लोगों के बारे में अपनी सोच बदलते हैं, वैसे ही वो चीजें और लोग हमारे प्रति अपना रवैया बदल लेते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे विचार कभी छुप नहीं सकते, वो धीरे धीरे आदत बन जाते हैं और आदतें फिर परिस्थितियों में ढल जाती हैं। एकदम, ये एक सीधी चेन है, एक कनेक्शन है। उन्होंने इसे बहुत साफ तरीके से समझाया है। जैसे डर और शक के विचार, ये धीरे धीरे कमजोरी और फैसला न कर पाने की आदतें बन जाते हैं। और इन आदतों से क्या होता है? नाकामी, गुलामी और दूसरों पर निर्भर रहने के हालात बनते हैं। आलसी विचार, इनसे गंदगी और बेईमानी की आदतें बनती है और इनसे तंगी और अभाव के हालात बनते हैं। और शत्रुतापूर्ण विचार, मतलब नफरत वाले, दूसरों में कमी निकालने वाले विचार, इनसे इल्जाम लगाने और हिंसा की आदतें बनती हैं और नतीजे में चोट और जुल्म सहने के हालात बनते हैं। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है, अच्छे विचारों के साथ। हाँ बिल्कुल, जैसे सुंदर और अच्छे विचार, इनसे कृपा और दयालुता की आदतें बनती है और फिर सुखद और रोशन हालात बनते हैं। वाह। साहस और आत्मनिर्भरता के विचार, इनसे मजबूती और कुछ नया करने की आदतें बनती है और नतीजे में कामयाबी, खुशहाली और आजादी के हालात बनते हैं। और प्यार भरे विचार? हाँ, प्यार भरे और निस्वार्थ विचार, इनसे दूसरों का भला करने की आदतें बनती हैं और इनसे स्थायी समृद्धि और सच्चे धन दौलत के हालात बनते हैं। तो ये सीधा कनेक्शन है विचार से आदत, आदत से परिस्थिति। उन्होंने मन और शरीर के कनेक्शन के बारे में भी बात की है ना? शारीरिक स्वास्थ्य पर विचारों का असर। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने कही। उन्होंने लिखा कि बीमार सोच एक बीमार शरीर के माध्यम से ही व्यक्त होती है। अच्छा। जो लोग बीमारी के डर में जीते रहते हैं, अक्सर वही बीमार पड़ते हैं। भय और चिंता शरीर को धीरे धीरे कमजोर करते हैं और उसे बीमारियों के लिए खुला छोड़ देते हैं। चिंता वाली सोच, गुस्से वाली सोच, ईर्ष्या वाली सोच, निराश करने वाली सोच, ये सब शरीर के स्वास्थ्य पर हमला करती हैं। भले ही बाहर से न दिखें, पर अंदर ही अंदर ये हमारे नर्वस सिस्टम को खराब कर देती हैं। ये तो कमाल की बात है। मतलब आज का जो मॉडर्न साइंस है, जो साइकोसोमैटिक्स या साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी की बात करता है, हाँ बिल्कुल, वो भी तो अब यही कह रहा है ना कि हमारा मन, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, ये सब सीधे तौर पर हमारे शरीर की सेहत पर, हमारी इम्यूनिटी पर असर डालती हैं। एकदम। विज्ञान और मेडिसिन अब एक्सपेरिमेंट से वही साबित कर रहे हैं जो एलन ने
1 सदी पहले अपनी समझ और अनुभव से बता दिया था। दुनिया को उन्होंने एक बहुरूप दर्शक कैलेडोस्कोप की तरह भी बताया है। हाँ, जैसे कैलेडोस्कोप में रंग बदलते रहते हैं ना, जैसे जैसे आप उसे घुमाते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी के जो रंग हैं, जो अनुभव हैं, वो हमारे बदलते विचारों की तस्वीरें हैं। तो इस सारी बातचीत का अगर हम निचोड़ निकालें तो मुख्य बात क्या है जो हमें याद रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे विचार कोई मामूली चीज नहीं है। ये बहुत बहुत शक्तिशाली औजार हैं। ऐसे औजार जो हमारे चरित्र को, हमारे हालात को और यहाँ तक कि हमारी किस्मत को भी बनाते हैं, उसे आकार देते हैं। और अच्छी खबर यह है कि इन औजारों को सही तरीके से इस्तेमाल करने की ताकत हमारे ही हाथ में है। बिल्कुल, हम अपने मन के बगीचे को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, उसे संवार सकते हैं। ये शक्ति हम सबके पास है। मतलब जेम्स एलन का जो मूल संदेश है वो है आत्मनिपुणता का, अपने विचारों को साधने के जरिए खुद पर महारत हासिल करना। हाँ, और यही रास्ता है खुशी का, अच्छी सेहत का और सच्ची तरक्की का। आत्मविश्लेषण यानी खुद को समझना, धीरज रखना और लगातार कोशिश करते रहना, ये इसके लिए बहुत जरूरी है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने विचारों के बगीचे की देखभाल तो रोज करनी पड़ती है, लगातार। तो आखिर में एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। हाँ, जरूर। अगर ये सच है कि हमारी अंदर की दुनिया ही हमारी बाहर की दुनिया को आकार देती है, तो आज कोई भी इंसान अपनी सोच का कौन सा एक पैटर्न, सिर्फ एक, बदलना शुरू कर सकता है जिससे उसके हालात धीरे धीरे उस दिशा में मुड़ने लगे जहां वो उन्हें असल में देखना चाहता है।